हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोगों ने पढ़ा था इन शॉर्ट कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ टू लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से थे? बी और टी। तो आपको बताया था बी फॉर, बोला था अमिताभ बच्चन से याद रखोगे, तो बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स क्या बनेगा बेटा? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते थे ना। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी कहाँ मिलता है? ब्लड में। या बेस्ट आंसर क्या देना आपको? सीरम में। तो एंटीबॉडी ब्लड में मिलते हैं और उस एंटीबॉडी के मदद से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो एंटीबॉडी के हम लोग टाइप्स पढ़ लिए थे और उसके हम लोग सारे पॉइंट्स याद रख लेंगे ना। उसके हम लोग क्या बोले थे? उसके हम लोग बोले थे कि टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स बनाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल बना के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल बनाता है कौन? टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स के सेल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद करो। इस एरिया में हम लोगों ने लिखा था। तो सेल्स लिखे थे हम लोग, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल, याद आ रहा है? मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ रखे थे। तो आपके नीट में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट 5-7 सालों से कि कौन सा आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो आपको आंसर याद रखना है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है समझते हैं। तो ग्राफ्ट का मतलब आप पढ़े हो लाइक क्लास 9-10 में ग्राफ्टिंग पढ़े थे। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग पढ़े थे ना। एक रोज को हम लोग कट करेंगे और फिर एक नीचे डिफरेंट रोज लेंगे, ऊपर डिफरेंट रोज लेंगे और उसको बांध के हम लोग उसको बांध देंगे तो हम लोग एक डिफरेंट तरह का रोज बना लेंगे। तो ग्राफ्ट का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा टुकड़ा जो कि हम लोग कहीं और से लाके प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज करो कोई इंसान है और उस इंसान का किडनी फेल हो गया या उसका लीवर फेल हो गया, तो क्या होता है उस केस में? उस इंसान का सपोज लाइफ खतरे में है, वो मर सकता है। तो उस केस में हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं, जब हम लोग देख लिए कि लास्ट स्टेज में आ गया है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो। ट्रांसप्लांट करवा लो मतलब आप कोई भी ऑर्गन जो आपका डैमेज है उसको लगवा लो। तो वो ट्रांसप्लांट हो सकता है या तो सिर्फ उसकी बॉडी से ही हो, या हो सकता है कि वो किसी और से वो ट्रांसप्लांट वाला ऑब्जेक्ट ले, जो भी टिश्यू या जो भी ऑर्गन वो ट्रांसप्लांट कर रहा होगा उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो उस ट्रांसप्लांटेड या उस ग्राफ्टेड टिश्यू को उसके बॉडी में लगा देते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, तो आपको क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफरेंशिएट करता है किसमें? सेल्फ और नॉन सेल्फ में। तो जो सेल्फ सेल है पहचान जाता है कि ये सेल्फ है, ये मेरे बॉडी का है। और जो नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ मतलब बॉडी के अपने सेल्स के अलावा बाहर का कोई भी सेल नॉन सेल्फ मानेगा वो, और नॉन सेल्स को वो अटैक करेगा और उसको डैमेज कर देगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करवाता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। मतलब कोई भी चीज आप ट्रांसप्लांट करोगे, सपोज करो आपने किडनी लगा दिया और किडनी लगा दिया उस पेशेंट के अंदर, बट आप केयर नहीं करोगे। केयर कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या होगा, जिस बॉडी में किडनी लगाओगे, सपोज करो एक एक्स नाम का आदमी में वाई नाम के आदमी का किडनी लगा दिया, तो वो जो वाई नाम के आदमी का किडनी तुम एक्स में लगाओगे, तो एक्स वाले इंसान के बॉडी में जो आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जो आपके सेल्स हैं, वो क्या करेंगे? सेल उस वाई वाले आदमी की किडनी को डैमेज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब तुमको रिजेक्ट कर दिए, मतलब तुम बाहर से आए थे, तुम बाहर के थे, तुमको मैं रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है। तब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता कौन है? सीएमआई कौन बनाता है बच्चों? तो लास्ट में पढ़े थे टी लिम्फोसाइट्स। और याद करो आपको बताया था क्या? तो देखो नीट में अभी तक बहुत बार क्वेश्चन आया है ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करवाता है, तो आंसर हमें जाता है सीएमआई। बट आज न कल वो पूछेगा कि सीएमआई में कौन सेल, सीएमआई कौन सेल करता है? तो सीएमआई किस सेल से होता है? टी लिम्फोसाइट्स। और अब थोड़ा डेप्थ में और जाएगा कभी न कभी नीट में, तो पूछेगा टी लिम्फोसाइट्स में कौन सा सेल। तो टी लिम्फोसाइट्स में 4 तरह के सेल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो। तो टी लिम्फोसाइट में एक तरह का सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किलर टी सेल, या इसी का नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है कि जो भी बॉडी में ट्यूमर सेल है, या जो भी बॉडी में कैंसरस सेल है, ठीक है, या जो भी बॉडी में इन्फेक्टेड सेल है, तो जो भी बॉडी में इन्फेक्टेड सेल है, ट्यूमर सेल है, या जो भी बॉडी में ट्रांसप्लांटेड सेल है, तो इन सेल्स को ये किलर या साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है, कैंसरस सेल्स कह लो या ट्यूमर सेल कह लो, एक ही बात है। तो इन्फेक्टेड सेल्स कह लो और
ट्रांसप्लांटेड सेल्स कह लो। तो इन सेल्स को, ये जो मेरा किलर टी सेल है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये इन सेल्स को मार देता है। ओके, और मार के आपके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? कैंसर सेल्स को आप मार दोगे तो कैंसर का ग्रोथ या कैंसर का फर्दर बॉडी में फैलना कम हो जाएगा। ट्रांसप्लांटेड सेल को भी ये डैमेज करता है। ऑल्दो वो ट्रांसप्लांटेड सेल आपके बॉडी के हेल्थ के लिए लगाया गया है, बट बॉडी को ये नहीं पता होता है कि वो किडनी जो लगाया गया है, वो किडनी इस इंसान के जान को बचाने के लिए लगाया गया। नो, इतनी भी हमारी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि वो हम लोग के हेल्थ के लिए है। उसको लगेगा कि ये नॉन सेल्फ है, ये मेरे बॉडी का अपना नहीं है, कैसे पहचानेगा वो भी देखते हैं। तो वो उसको डैमेज कर देगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लोगे। नाउ हम लोग समझते हैं कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के समय क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गन ट्रांसप्लांटमेंट रिक्वायर्स। तो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं होंगे। तो पहला है ब्लड ग्रुप मैचिंग। तो ब्लड ग्रुप को मैच करना पड़ेगा। सपोज करो किसी इंसान का किडनी फेल है और उसको जो किडनी लगाना है, तो ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो हम लोग नहीं लगा सकते, ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े होगे 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि अगर तुम ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो ए एंड बी वाला ब्लड ग्रुप क्रॉस कर जाएगा, और जब क्रॉस करेगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा, आरबीसी फट जाएगा और आरबीसी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ब्लड ग्रुप को तुम किसी ब्लड ग्रुप पे नहीं चढ़ा सकते हो। हाँ, उसके भी होते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ओ नेगेटिव तुम किसी को भी दे सकते हो, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो वो ब्लड तुम किसी को दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बट नॉर्मली ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। नाउ सेकंड है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड थेरेपी। तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड क्या होता है? आप लोग क्लास 11 में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो आपकी गलती है, आपके टीचर्स की गलती है, आपको नहीं पढ़ाया गया। तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड बेसिकली वो ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं जो होते हैं, इसका फंक्शन होता है क्या? इम्यूनो सप्रेशन। जिसका फंक्शन होता है इम्यूनो सप्रेशन। अब बोलोगे सर इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है? इम्यूनो सप्रेशन का मतलब मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है तो वो क्या करेगा? फॉरेन बॉडीज को मार देगा। अरे मारेगा ना, फॉरेन सेल्स को, फॉरेन टिश्यूज को, फॉरेन बॉडी को मार देगा। तो इस इंसान में हम लोग क्या करते हैं? इस इंसान को इम्यूनोसप्रेसिव या कह लो स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का नेचर है इम्यूनोसप्रेसिव है। तो इस लोगों को जिसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उस इंसान के अंदर हम लोग प्री एंड पोस्ट, प्री मतलब ऑपरेशन से पहले और पोस्ट ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, इनफैक्ट लाइफ टाइम तक, पूरे लाइफ टाइम तक क्या देते हैं? स्टेरॉइड ड्रग देते हैं। स्टेरॉइड ड्रग का मतलब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं। क्यों? बिकॉज इम्यून सिस्टम को दबा के रखना है। इम्यून अगर एक्टिवेट रहेगा, सपोज करो ये इम्यून का लेवल है और ये नॉर्मल इम्यून लेवल है, तो अगर ये इम्यून लेवल बढ़ेगा तो ये आपके ट्रांसप्लांटेड चीज को डैमेज कर देगा। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखेंगे। सप्रेस क्यों? बिकॉज इम्यून सिस्टम सप्रेस रहेगा तो आपके जो ट्रांसप्लांटेड, जो ग्राफ्टेड ऑर्गन है उसको डैमेज नहीं करेगा, और इसको हम लोग को लाइफ टाइम तक लेना पड़ता है। अच्छा, आप यहीं पे आंसर दे दो मेरे क्वेश्चन का। सपोज करो कोई पर्सन, अगर वो आपका स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, सपोज करो उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया हम लोग, उसका लीवर ट्रांसप्लांट किए, और वो इंसान आपके थेरेपी पे है। किस थेरेपी पे? स्टेरॉइड थेरेपी पे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे। तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा सोचो, एनीवन? तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, इम्यून सिस्टम नॉर्मल है तो क्या बताया आपको, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो हम लोगों को इतना इनेबल बनाता है कि हम लोग खुले हुए जब रोड पे घूमते हैं नॉर्मल डेज में, अभी तो कोरोना है, मतलब नॉर्मल डेजों में जब हम लोग घूम रहे होते हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो तुरंत इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? बिकॉज इम्यून सिस्टम हम लोगों का इतना स्ट्रांग होता है कि वो पैथोजेंस को मार देता है। बट जो पर्सन का इम्यून सिस्टम नॉर्मल से सप्रेस किया हुआ है, दवा खिला के सप्रेस किया हुआ है, तो उस इंसान के अंदर क्या होंगे? चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। अरे समझ में आ रहा है? तो उस इंसान के अंदर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। तो साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? साइड इफेक्ट है इंक्रीज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे किसमें? जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे। ओके, चलो ना। तीसरा है एमएचसी मैचिंग। तो ट्रांसप्लांटेशन के समय ये रिक्वायरमेंट तीसरा है एमएचसी मैचिंग। एमएचसी का मतलब मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो एमएचसी मैचिंग भी करेंगे, ब्लड ग्रुप मैचिंग अकेला काफी नहीं है, तो एमएचसी मैचिंग करेंगे। एमएचसी मैचिंग को हम लोग बोलते हैं क्या? टिश्यू टाइपिंग। तो इसी को हम लोग टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं ना। एमएचसी क्या है देखते हैं। तो देखो आपको पता होगा, सपोज करो ये कोई इंसान है,
इंसान के अंदर आपको पता है, इंसान के अंदर हर सेल कैसा होता है, हर सेल डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2n, अरे हर सेल डिप्लॉयड होता है एक्सेप्ट गैमेट्स। तो जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। उसके अलावा बॉडी का हर एक सेल कैसा है, डिप्लॉयड, अरे है ना। चलो, तो बॉडी का हर एक सेल डिप्लॉयड। और आपको पता होगा इंसान की बात करें तो इंसान में 2n का वैल्यू कितना होता है बताओ, 46। तो 2n कितना होता है बाबू को, 46। मतलब इंसान के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, अरे है ना। तो हर सेल में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लगता होगा पूरे बॉडी में 46, नो, बॉडी की हर एक सेल में जो भी डिप्लॉयड सेल है उन सभी डिप्लॉयड सेल्स में कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोजोम। और 46 में क्या होते हैं बताओ, 22 पेयर क्या होते हैं बताओ आपके, ऑटोजोम्स। और एक पेयर क्या होता है बताओ आपका, 6 क्रोमोजोम। पढ़े हो गए। तो 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर होता है वो 6 क्रोमोजोम है, वो होगा या तो XX या तो XY। XX फीमेल्स में और XY मेल्स में। ये सब तो आता होगा, 10th पास करके आए हुए हैं। चलो, तो कहने का मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोजोम है। तो आउट ऑफ 46 क्रोमोजोम देखा गया कि क्रोमोजोम नंबर 6 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्या होता है बाबू, क्रोमोजोम नंबर 6 पे होता है MHC। और MHC क्या है, MHC बेसिकली ग्रुप ऑफ जीन्स है। तो MHC का मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो MHC को हम लोग क्या बोलते हैं, MHC को ही बोलते हैं हम लोग HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। MHC मैचिंग क्यों करेंगे, बिकॉज MHC बेसिकली क्या है, MHC एक ग्रुप ऑफ जीन्स है। MHC ग्रुप ऑफ जीन्स है क्रोमोजोम नंबर 6 पे। तो क्रोमोजोम नंबर 6 पे ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, दैट इज कॉल्ड MHC। ओके, तो MHC का मैचिंग करना भी जरूरी है। मतलब अगर तुम किसी भी इंसान के अंदर तुम डोनेट किए, सपोज तुम डोनर हो यहाँ पे आज मान लो, चलो, और तुम सपोज करो किसी को किडनी डोनेट किए, तो तुम्हारा किडनी डोनेट जो करोगे तो तुम्हारे किडनी के ऊपर, किडनी के सेल्स में जो क्रोमोजोम नंबर 6 होंगे, उस क्रोमोजोम नंबर 6 का अगर HLA मैच करेगा किससे, जिसको तुम डोनेट कर रहे हो, तभी तुम्हारा ये डोनेट किया हुआ ऑर्गन सक्सेसफुल रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी डोनेट कर सकते हो, नो, तुम्हारा MHC या तुम्हारा HLA ये दोनों मैच करना चाहिए किससे, जिसको तुम डोनेट कर रहे हो। तो अगर डोनेट जो रिसीव कर रहा है और जो डोनेट कर रहा है, दोनों का अगर MHC मैच नहीं करेगा तो फिर से रिजेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो उस केस में भी आपका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HLA सिस्टम। HLA का मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोजोम 6 पे, और इसी जीन्स को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं, और दे आर कॉल्ड मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी। मेजर हिस्टो, हिस्टो का मतलब टिश्यू, कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब कितना कॉम्पेटिबल है, आप किसी के साथ कितने कॉम्पेटिबल है, कितना आपका, जैसे सपोज करो 2 फ्रेंड है, वो कितने कॉम्पेटिबल है, कितना अच्छा उनके अंदर बॉन्डिंग है। ओके, तो जब बॉन्डिंग अच्छा होगा मतलब उनकी कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी है। तो मतलब क्या हुआ कि मेजर हिस्टो मतलब मेजर पैथोलॉजिकल और मेजर टिश्यू का कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स किस पे होता है, क्रोमोजोम 6 पे होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HLA कॉम्प्लेक्स। नाम ध्यान रख लोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स हम लोग इसी को बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि किसी इंसान का MHC या HLA अगर मैच करेगा किससे, जिसको वो डोनेट कर रहा है, तभी उसका डोनेट किया हुआ ऑर्गन सक्सेसफुली उस इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट होगा, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग देखते हैं। तो क्या बताया आपको, तो जो MHC एंटीजन, देखो बेटा, ये जो MHC एंटीजन मतलब HLA की बात कर रहा है। तो MHC एंटीजन 2 तरह का होता है, MHC1 एंड MHC2। MHC1 और MHC2, तो आपको क्या बताया, बॉडी के हर सेल्स के ऊपर क्रोमोजोम 6 में MHC है, और MHC 2 टाइप का है, 1 एंड 2। तो आपको ध्यान रखना है। तो MHC1 कहाँ मिलता है, तो MHC1 मिलता है बॉडी के हर सेल में, प्रेजेंट इन ऑल सेल, एक्सेप्शन क्या है, RBC। तो MHC1 बेटा आपके बॉडी के हर एक सेल में है एक्सेप्ट RBC, ध्यान रख लोगे। और MHC2 की बात करें तो MHC2 कहाँ मिलता है, MHC2 मिलता है प्रेजेंट ओनली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बोलोगे सर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, MHC2 मिलता है सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब सपोज क्या हुआ, सपोज करो ये कोई इंसान है और इस इंसान के अंदर कोई एंटीजन, सपोज करो घुसा। एंटीजन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके लास्ट क्लास में। तो सपोज करो किसी इंसान के अंदर कोई एंटीजन घुसा, तो जब एंटीजन अंदर जाएगा ना बाबू, तो एंटीजन अंदर जाएगा तो क्या सीधे के सीधे ये एंटीबॉडीज मिलेगा, नो। तो एक सेल होता है बॉडी में, स्पेशल टाइप का,
इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, इस एंटीजन को पकड़ता है और जाके प्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज करो आप किसी के शादी में गए और शादी के गए तो गेट कीपर जो है आपको, तो आप किसी के शादी में जाओगे तो ऐसा तो नहीं सीधे घुस जाओगे, लाइक अच्छे जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर बिना बुलाए तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, बिना बुलाए जाते हो। कहने का मतलब है कि अगर सपोज करो कि आप गेट पे गए तो एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि आपको वहां पे जो दरबान है या वहां पे उसी फैमिली के कोई अच्छे मेंबर हैं वो आपको रिसीव करके लड़का लड़की तक ले जाएंगे जहाँ पर स्टेज है। ऐसा तो नहीं कि आप सीधे घुसे और चले गए स्टेज पे, ऐसा तो नहीं होता है। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो जो गेट के खड़ा है आदमी, वो दरबान हो या रिलेटिव, वो क्या है, वो है आपका हस्बैंड, सॉरी दुल्हा दुल्हन रिप्रेजेंटिंग सेल। तो वो दुल्हा दुल्हन को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, ऐसा कर रहा है। तो ये मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे बॉडी में और उसको पकड़ के ले जाएंगे कहाँ, एंटीबॉडी के सामने, और बोलेंगे पेश कर रहा हूँ मैं आपको महाराज एंटीबॉडी, लो एंटीजन खाओ, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं MHC2। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। तो आपको ध्यान रख लेना है MHC2 का एग्जाम्पल। MHC2 मिलेगा आपको मैक्रोफेजेस में, बी सेल्स में और डेंड्राइटिक सेल, और एक और ध्यान रख लोगे लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स। तो लैंगरहैंस सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है किसका, स्किन का, तो ध्यान रख लोगे लैंगरहैंस सेल्स को भी। तो मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और लैंगरहैंस, LANGHERAN, लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। तो लैंगरहैंस सेल्स बेसिकली आपका APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है किसका, स्किन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ध्यान रख लोगे अच्छे रैंक के लिए। हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम कौन सा होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। आपसे नीट में आई डोंट थिंक इतना टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MHC1 MHC2 कहाँ मिलेगा, पर ध्यान रख लेना कि MHC1 हर जगह मिलेगा एक्सेप्ट RBC में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि MHC1 बॉडी के हर सेल में मिलेगा एक्सेप्ट विच सेल, आंसर क्या जाएगा, RBC, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो MHC2 आपको बता दिया हमें। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग MHC या SLA मैचिंग करेंगे और तभी हम लोग किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। चलो अब लास्ट देख लो यहाँ पर, ट्रांसप्लांटेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस किस तरह से हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो देखो बेटा, पहला है ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट है ये, ऑटोग्राफ नहीं है, ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ का मतलब क्या होता है, ऑटोग्राफ का मतलब कि अगर सेम पर्सन का टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट तुम कर रहे हो, डायरेक्ट ऑटोग्राफ। बोलोगे सर सेम पर्सन का कैसे करेंगे, लाइक सेम पर्सन का सेम आदमी कैसे लगा देंगे, लगाते हैं, सोचो। यस, तो सेम पर्सन का टिश्यू ऑर्गन कैसे, एग्जांपल है इसका स्किन बर्न। तो सपोज करो किसी फीमेल के ऊपर, सुनते ही आजकल एसिड अटैक होता है, सपोज करो किसी फीमेल के ऊपर एसिड अटैक करके जला दिया गया था चेहरा, तो एसिड से चेहरा जल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थाई के स्किन को लेते हैं और थाई की स्किन को कट करते हैं और वहां की स्किन को उठा के मुंह पे लगा देते हैं। तो क्या हुआ, मतलब उसी फीमेल का पैर का स्किन चेहरे पे लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, उसी का स्किन कहाँ लगा, उसी के बॉडी के ऊपर। तो सेम पर्सन का टिश्यू ऑर्गन सेम पर्सन को कॉल ऑटोग्राफ्ट। और समझ में आया। तो स्किन बर्न इसका एग्जांपल है। और एग्जांपल है क्या, एनीवन, हेयर ट्रांसप्लांट। यस, हेयर ट्रांसप्लांट इसका एग्जांपल है। देखो सपोज करो हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब बेसिकली सपोज करो किसी के हेयर पे हम लोग हेड पे हेयर लगा रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट में करते हैं कि हम लोग पीछे का बाल ही उखाड़ के आगे लगा देते हैं, तो उसी इंसान का बाल उसी को लगा रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एग्जांपल है किसका, ऑटोग्राफ्ट का। स्किन बर्न याद रख लोगे, एसिड बर्न, आपका स्किन जल गया, आप सपोज करो गैस चूल्हा में गिर गए, स्टोव में आपका मुंह झुलस गया, एसिड को यहाँ पे फेंक दिया, तो उस केस में हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा बताओ इसमें रिजेक्शन हुआ क्या, नो रिजेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसी का स्किन उसी को लगा रहे हैं, उसी का बाल उसी को लगा रहे हैं, तो उसके बाल का सेल का क्रोमोसोम 6 फिर उसी के मुंह में लग रहा है, उसी के हेड में लग रहा है, और उसका स्किन पैर का उसी के चेहरे पे लग रहा है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम सेम है, सेल सेम है, तो रिजेक्शन 0%, 0 सन्नाटा, 1% भी रिजेक्शन नहीं होगा। सेकंड, आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट बेटा हम क्या बोलते हैं, आइसोग्राफ्ट का मतलब अगर हम लोग ग्राफ्टिंग करें, ट्रांसप्लांटेशन करें, किसके बीच, बिटवीन सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अगर सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वाले दो इंसान के बीच हम लोग ट्रांसप्लांट करें, दैट इज कॉल्ड आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट में हम लोग सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के बीच करते हैं। तो एग्जांपल कैसे देखो, एग्जांपल है इसका आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता है तो फिर आपकी गलती है। तो ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो कि ये स्पर्मेटोजुआ है, स्पर्म है और ये ओवम है।
तो जब स्पर्म ओवम फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा बेटा आपका? जाइगोट बनेगा। अरे बनेगा ना। तो ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज किया तो जाइगोट बना। और सपोज करो किसी भी रीजन से ये जाइगोट फीमेल की बॉडी में टूट गया दो पार्ट में, तो टूटने से क्या होगा? एक जाइगोट ऐसा बन जाएगा और एक जाइगोट ऐसा बन जाएगा। इस जाइगोट से एक बच्चा बनेगा, इस जाइगोट से एक बेबी बनेगा और इस जाइगोट से एक बेबी बनेगा। तो इस तरह के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये जो बच्चा बनेगा ये दोनों बच्चा जुड़वा होगा। जुड़वा मतलब बॉडी से जुड़ा नहीं होगा, जुड़वा मतलब हर कुछ इसमें आइडेंटिकल होगा। तो ये जाइगोट बेसिकली टूट के दो पार्ट में टुकड़ा हुआ और बना क्या? दो जाइगोट। और दोनों जाइगोट, ये जाइगोट और ये जाइगोट मिलकर क्या बनाया? बेबी को बनाया। अच्छा बताओ, बेबी का यहाँ पर जो जेंडर होगा वो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कभी कि एक बच्चा मेल हो एक बच्चा फीमेल हो? ऐसा हो सकता है क्या? नो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये चीज नहीं हो सकता, समझो। क्योंकि देखो जाइगोट कब बनता है? मेल एंड फीमेल में। तो आपको पता होगा कि फीमेल गैमेट में क्या होगा? फीमेल तो एक्स होगा ना, मेल गैमेट हो सकता है या तो एक्स क्रोमोसोम या तो वाई क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? तो मेल हो सकता है या तो एक्स या तो वाई। यहाँ फोकस करो। तो मेल हो सकता है बेटा आपका या तो एक्स क्रोमोसोम या तो वाई क्रोमोसोम, और फीमेल तो आपको पता है फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो गैमेट हमेशा एक्स होता है। तो इस केस में क्या होगा? या तो एक्स स्पर्म वाला फ्यूज किया होगा या तो वाई वाई। तो जब एक्स किया होगा तो जाइगोट क्या होगा? फीमेल का। तो जाइगोट जब टूटेगा तो टूटने के बाद दोनों बच्चा फीमेल ही होगा। बट सपोज करो कि वाई वाला स्पर्मेटोजोआ फ्यूज किया होगा और वाई वाला एक्स से मिला होगा, तो जाइगोट कैसा बना होगा? एक्स वाई। और एक्स वाई क्या होता है? मेल। तो अगर एक्स वाई वाला जाइगोट टूट के दो टुकड़ा में होगा तो दोनों का दोनों बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। और एक्स एक्स वाला जाइगोट टूटेगा दोनों का दोनों क्या होगा? लड़की होगा। ये सब रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो, ठीक है। तो क्या बताया आपको कि आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर अगर हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं दैट इज आइसोग्राफ्ट, तो बताओ कि क्या इसके अंदर रिजेक्शन होगा? क्या इसके अंदर रिजेक्शन ना के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट से बना हुआ बच्चा है। एक ही जाइगोट से मतलब एक ही स्पर्म और एक ही ओवम की फ्यूजन से बना हुआ बच्चा है, तो एक ही तरह का सेल आ रहा है। अरे मदर और फादर का जाइगोट बना और जाइगोट फिर टूट के दो टुकड़ा हुआ और दो बच्चा बना, तो एक ही तरह का सेल दोनों में है। दोनों में एक ही तरह का एमएससी होगा, दोनों में एक ही तरह का एचएलए होगा, दोनों में एक ही तरह का क्रोमोसोम्स होगा, तो उसमें रिजेक्शन नहीं होगा। तो आइसोग्राफ ध्यान रखोगे ना। तीसरा है बेटा जो कि अभी बहुत कॉमन चलता है, होमो या एलोग्राफ्ट। तो होमो या एलोग्राफ्ट क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर, तो ये था ऑटो, ये है एलो। तो होमो या एलोग्राफ्ट का मतलब ऐसा ट्रांसप्लांटेशन जहां होता है ट्रांसप्लांटेशन, कहां देखो फोकस करना पर, बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल, बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का मतलब जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन एक स्पीसीज है, तो ह्यूमन स्पीसीज के अंदर ही जेनेटिकली डिसिमिलर, जेनेटिकली डिसिमिलर का मतलब हम लोग यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं बस जेनेटिकली डिसिमिलर करवा रहे हैं। सपोज करो हम लोग उसके रिलेटिव से लिए, हम लोग उसके रिलेटिव से ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स लिए, तो ये किसका एग्जांपल है? ये आपका बेटा आएगा एलोग्राफ्ट में। इनफैक्ट पेरेंट्स, यस पेरेंट्स से भी अगर तुम लोगे तो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के अंदर उनके पेरेंट्स का जीन आया होगा, तो जेनेटिकली डिफरेंट है। तो फैमिली मेंबर्स में आपके रिलेटिव्स भी हो गए और आपके मदर फादर इनफैक्ट वो भी हो गए, तो उन सब से अगर आप ट्रांसप्लांटेशन और ऑर्गन लोगे तो वो हो गया आपका एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। अरे कोई दिक्कत बेटा नहीं है। और लास्ट बहुत अजीब सा है, हेट्रो या जेनोग्राफ्ट। तो नाम ही है जैसा हेट्रो या जेनोग्राफ्ट। जेनो यार डिफरेंट, एकदम एकदम डिफरेंट। तो हेट्रो या जेनो मतलब अगर आप लोग ट्रांसप्लांट और लोग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, सपोज करो कि आप घोड़े का सपोज करो कि आप कोई ऑर्गन इंसान में लगा दिए, तो घोड़ा एक अलग स्पीसीज है, इंसान एक अलग स्पीसीज है, तो उस केस में दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो ये आपके ग्राफ्टिंग के नाम होते हैं। तो नीट में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आंसर आइसोग्राफ्ट, पेरेंट्स एलोग्राफ्ट, रिलेटिव्स एलोग्राफ्ट। अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर तो मेरे क्वेश्चन का कि सक्सेस ट्रांसप्लांटेशन होने का क्या सीक्वेंस होगा? फोकस करना है यहाँ पर, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होने का क्या सीक्वेंस होगा? तो देखो बेटा, सक्सेसफुल का ऑर्डर होता है सबसे पहले सेल्फ। तो सेल्फ अगर तुम बॉडी का ही सेल बॉडी में लगा रहे हो, बॉडी का ही ऑर्गन तुम बॉडी में लगा रहे हो, तो वो बेस्ट होगा। तो सेल्फ बेस्ट है। दूसरा आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन का मतलब बताया आपको ना, आइडेंटिकल ट्विंस यहाँ लिखा हुआ है एक ही जाइगोट से बना हुआ दो बच्चा। सपोज तो आइडेंटिकल ट्विंस भी अवेलेबल नहीं है देने के लिए, तो किसको प्रेफर करोगे? सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन, देखो सिबलिंग। तो सिबलिंग का मतलब आप भाई बहन हो तो आप लोग एक दूसरे के लिए सिबलिंग हो। सिबलिंग का मतलब एक ही पेरेंट से पैदा हुए बच्चे, सिबलिंग।
तो उसके बाद तो सिबलिंग को पकड़ोगे, सपोज को सिबलिंग भी देने से हिचकिचा रहा है, नहीं देंगे अपना ऑर्गन, तो फिर आप पेरेंट्स को पकड़ोगे। और पेरेंट्स भी अगर मान लो ऑलरेडी बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड एज के हैं, उनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, तो हम लोग प्रेफर करेंगे इसको, रिलेटिव्स को। और आपको पता है रिलेटिव्स कितने कोऑपरेटिव होते हैं, रिलेटिव नाम सुन के ही बोलेंगे मेरे को डायबिटीज है, मेरे को बीपी है, कमजोरी है, खून बह जाएगा ऑपरेशन करवाने में, नहीं देंगे। तो फिर आप लोग क्या करोगे, अननोन, फिर आप लोग अननोन को पकड़ोगे, फिर आप लोग पेपर में ऐड डालोगे कि हम लोग को एक किडनी चाहिए, आप प्लीज कांटेक्ट करें इस नंबर पे, आपको पैसा भी मिलेगा, दिस दैट, ठीक है। या आप आर्टिकल निकलवाओगे, आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे कि, और या आप कांटेक्ट करोगे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स पे, जहाँ पता करोगे कि यहाँ पे कोई आदमी स्वेच्छा से डोनेट, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, डोनेट करना बहुत खराबी नहीं करता है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ डोनेट कर दोगे तो आपके लिए वो खराबी कर जाए। कैसे, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये लोगों के माइंड में होता है ना कि अरे डोनेट कर दिए तो मतलब मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 2 किडनी है, तो उन 2 किडनी में बेसिकली एक ही काम होता है, एक ही किडनी इनफ होता है आदमी के जिंदा रहने के लिए। तो एक किडनी सफिशिएंट है, एक किडनी एक्स्ट्रा पड़ा होता है, एक किडनी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और आप किसी को दे दोगे ना तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट एक आदमी मरने से बच जाएगा। किसी का मान लो किडनी दोनों फेल हो गया है और डायलिसिस करवा करवा के थक गया है, मतलब उसका एकदम एंड स्टेज आ गया है, और उसको डॉक्टर बोल दिया कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो। अगर आप उसको एक किडनी दे दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक समाज सेवा हो जाएगा। हाँ, आप उसको बेच के फिर आईफोन खरीद सकते हो, ठीक है, तो आप आईफोन एक्स ले सकते हो उसको बेच के, ठीक है। इतना पैसा सकता है, जस्ट एक जोक है, प्लीज सीरियसली एनालिसिस को, ऐसा कोई गलती से मत करना। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ डोनेट कर सकते हो। जैसे कि देखो, आप एक इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, तो अननोन बता दिया मैं, अननोन, और जब अननोन भी मान लो देने तैयार नहीं हुआ तो हम लोग फिर जानवर का ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है चीज होता है। तो देखो सपोज करो ये किसी इंसान का लिवर हम लोग ट्रांसप्लांट करें, आपको पता होगा, बताया था ना अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन जी को हेपेटाइटिस बी है काफी लंबे टाइम से। और हेपेटाइटिस बी में क्या बताया था आपको, हेपेटाइटिस बी लंबे टाइम तक होने से क्या होता है, लिवर में कैंसर हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है उस इंसान का। तो अमिताभ बच्चन जी का 70% लिवर खराब हो चुका है, 30% लिवर पे वो इतने फिट है, कितने फिट है देखो वहां पर। तो क्या बताया आपको कि अगर सपोज करो किसी इंसान के, ये सपोज करो ए है और ये बी इंसान है, बी वाला बीमार है, बी फॉर बीमार, तो बी वाले इंसान का लिवर मान लो खराब हो गया है, तो लिवर का डैमेज हो गया है, तो ए वाले इंसान का हम लोग को लिवर बी में लगाना है। तो क्या ए वाला का लीवर पूरा लगा देंगे बी में, नहीं, ए वाले का पूरा लगाएंगे नहीं, तो ए वाला साफ हो जाएगा, ए वाले को भी मारना नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसप्लांट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा दान कर दो। तो सपोज करो ए वाला अपना एक टुकड़ा लीवर का दिया, तो जैसे ए वाला ने टुकड़ा दिया लीवर का, तो अब ए वाले का लीवर कितना बच गया, इतना, तो ए वाले का लीवर छोटा हो गया, ए वाला अपना टुकड़ा बी को दिया, दिया ना, वेरी गुड, और वो बी को अपना लीवर दिया, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि लीवर के अंदर होता है क्या, लीवर के अंदर होता है रीजनरेशन कैपेसिटी, लीवर के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, तो लीवर अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है। तो जैसे ही तुम ए वाले का लीवर बी में लगाओगी तो बी वाला का जिंदगी में जान आ जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा पूरी तरह से, खुशियां सन्नाटा जो था उसकी जिंदगी में वो समाप्त, और वो पूरा खुश। और बी वाले के अंदर जो ये छोटा सा सेगमेंट ऑफ लीवर है, ये क्या इतना ही बड़ा रह जाएगा, नो, फाइनली धीरे 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 करके ये इसका लीवर जो है ये फाइनली बड़ा हो जाएगा, और फाइनली इसका लीवर भी पूरा। तो क्या ए वाला दुखी है, नहीं, ए वाले का लीवर भी फाइनली फिर से बढ़ जाएगा, ए वाले का लीवर भी वापस से नॉर्मल साइज का हो जाएगा। तो लीवर में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, लीवर को तुम अगर 1/3 पार्ट तक भी काट दोगे तो लीवर रिजनरेट कर सकता है, तो उससे तुम्हारा कोई खराबी नहीं करेगा। तो यही करते हैं। तो 18 साल मिनिमम एज चाहिए। तो मिनिमम एज कितना है बेटा आपका, कोई भी चीज आप ट्रांसप्लांट के लिए अलाउ कर सकते हो अपने बॉडी का, 18 साल एज है, तो 18 साल एज ही मिनिमम होता है इसका ट्रांसप्लांट करने के लिए अलाउ देने का। 18 साल से कम की हो तो आपके पेरेंट्स से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, दे ही नहीं सकते इनफैक्ट आप इंडिया में भी। तो 18 साल मिनिमम एज होता है, और आप इस एज के बाद डोनेट करोगे, तो डोनेट करने के बाद ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, ठीक है, तो आपका बॉडी में रिजनरेट कर जाएगा, और वो फिर से दोनों आदमी ए और बी दोनों जिंदा है। अरे समझ में आ रहा है। तो एक मेरा स्टूडेंट है, उसके साथ यही हुआ था, उसके पेरेंट्स का, उसके पापा का हार्ट फेल हो गया था, तो वो 18 साल का नहीं पूरा था उस समय, तो उसकी जो बड़ी बहन थी 18 साल प्लस थी, तो वो अपने लीवर का 30% लीवर काट के दी फादर को। उसके फादर अभी डॉक्टर है, वो भी जिंदा है सर, और वो उनकी बेटी भी जिंदा है, तो दोनों लोग परफेक्ट हैं। जब अल्ट्रासाउंड करोगे तो देखोगे कि लीवर वापस से अपने शेप में और अपने साइज में आ गया। जैसे बात करें आंख की, तो आपको पता होगा, देखो ये आपका आंख है, तो आंख का जो पता आपको लेयर क्या होता है, बॉटम मोस्ट कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया है, ये आंख का लेंस सपोज करो, तो आईज को डोनेट कर सकते हो आप। तो होता क्या है, सपोज करो कुछ लोग क्या होता है, स्वेच्छा से पहले ही अपने
लाइफ में जिंदा रहने के टाइम में बोल देते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो मेरे घर वाले कॉल करेंगे डोनेशन बैंक को, और डोनेशन बैंक वाले आएंगे, सपोज करो आई बैंक वाले को फोन करेंगे और आई बैंक वाले आएंगे और मेरे मरने के विद इन 3 to 4 आवर्स मेरे आई को निकाल लेंगे और उसको पैक करके डब्बे में ले जाएंगे, और उस आंख को हम लोग किसी अंधे आदमी में लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ ना भलाई, मतलब आप मरने के बाद भी दुनिया को देख रहे हो, आपकी आंखों से कोई दूसरा आदमी देख रहा है, तो कितना सामाजिक काम है। तो जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट, और मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऑर्गन डोनेशन में साथ दे। ऑर्गन डोनेट करने से कोई खराबी नहीं, क्योंकि वो आदमी सपोज करो मर गया और उसका आंख किसी के काम आ गया तो भलाई है ना जी। तो किसी आदमी को तुम आंखों की रोशनी बन रहे हो, तुम्हारा आंख लाइफ टाइम चलेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट, यस हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, हर कुछ ट्रांसप्लांट होता है, बॉडी का ऑलमोस्ट हर चीज ट्रांसप्लांट होने लगा आप लोग। हेयर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट भी कुछ दिन पहले हुआ था, पेपर में देखे होंगे, ठीक है। तो इस ट्रांसप्लांट को हम लोग तुरंत लगा देंगे, सॉरी इस ऑर्गन को तुरंत लगा देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड गोल्डन टाइम। तो गोल्डन टाइम क्या है? गोल्डन टाइम वो टाइम है जिस टाइम के बीच तुम किसी ऑर्गन को फटाक से किसी इंसान की बॉडी से निकाल के दूसरे में लगा सकते हो, कॉल गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम मतलब बहुत ज्यादा गोल्डन आपका अपॉर्चुनिटी है उस टाइम के लिए। तो गोल्डन टाइम हर ऑर्गन का अलग अलग होता है, आपको याद नहीं करना है, बस ध्यान रख लेना कि गोल्डन टाइम वो टाइम है जिस टाइम में आप लोग किसी भी ऑर्गन को, किसी भी डाइंग, सपोज कोई आदमी मर रहा है तो उस आदमी के बॉडी से निकाल के एक जो प्रॉब्लम है उसको लगा सकते हो। अरे समझ में आ रहा है ना? चलो, आप सुनते होगे कि कोई आदमी कोमा में चला गया, जब आदमी कोमा में चला जाता है तो मोस्टली क्या होता है, वो ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब ब्रेन से वो डेड है, ब्रेन से वो मर चुका है, बट उसके बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहा है। तो हार्ट है उसका काम कर रहा है, लीवर, उसका किडनी, उसका लंग्स काम कर रहा है। तो सपोज करो आदमी ब्रेन डेड है और उसके अगर घर वाले अलाउ कर देते हैं कि चलो मेरा ब्रेन डेड है, लंबे टाइम से ब्रेन डेड है, मतलब वापस रिकवरी के चांसेस नहीं के बराबर है, तो क्यों ना हम लोग उसके ऑर्गन्स को कुछ जरूरतमंद लोगों में लगा दें ताकि वो काम आ जाए। ठीक है, चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो लास्ट पॉइंट देख लें क्या लिखा हुआ है कि बेस्ट एचएलए मैचिंग जनरली ऑब्जर्व करते हैं हम लोग क्या, विद इन सेम फैमिली। तो बेस्ट एचएलए मैचिंग, अच्छा बोलोगे सर बेस्ट एचएलए मैचिंग तो सेल्फ होता है या मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है? अरे आप ही बताओ कि कितना आदमी का स्किन जलता है जो ट्रांसप्लांट करवाता है, कितना आदमी के घर में मोनोजाइगोटिक ट्विंस पता, आप ही बताओ जो वीडियो देख रहे हो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आपका भाई बहन है, आपके भाई बहन के आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस है? नहीं। देखा क्या गया है कि बेस्ट एचएलए मैचिंग जनरली विद इन सेम फैमिली देखा जाता है। ठीक है, हाँ नो डाउट सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट सेल्फ है, एचएलए मैचिंग की जरूरत ही नहीं है, बट बेस्ट हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में वो देखते हैं क्या, विद इन सेम फैमिली। तो एक ही घर का आदमी, सपोज करो किसी के बेटा का किडनी फेल हो गया तो उसकी मदर से उसका एचएलए मैचिंग हो जाता है, हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और लास्ट लाइन, तो आपको क्या बताया कि बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करेगा, रिजेक्शन करवाना चाहेगा, बट हम लोग रिजेक्शन को रोकने के लिए क्या करेंगे, उस इंसान के अंदर पहले से भी दवा, अच्छा पहले से क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ब्लड में एक कंसंट्रेशन बनना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मान लो ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के बाद उसको दवा देना शुरू किए तो क्या होगा, उस बीच हो सकता है कि डैमेज कर दे, तो हम लोग ब्लड के अंदर पहले से ही क्या दे देंगे, स्टेरॉइड्स, सो दैट कि ब्लड के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेशन बन जाए किसका, उस स्टेरॉइड दवा का, उस इम्यूनोसप्रेसिव दवा का, सो दैट कि आपका रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट करने के बाद वो जो ऑर्गन ग्राफ्ट किए वो डैमेज नहीं हो। तो इम्यूनोसप्रेसिव को हम लोग लेना होगा ऑपरेशन से पहले, और टू बी टेकन थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर लेना पड़ता है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है आपको, साइड इफेक्ट क्या है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम को तुम दबा रहे हो, तो जब इम्यून सिस्टम को तुम दबाओगे तो उसके अंदर चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेंगे। तो उस इंसान को हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। एक ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, साइक्लोस्पोरिन। और साइक्लोस्पोरिन हम लोग ऑप्टेन करते हैं कहां से, फ्रॉम ए फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। लास्ट 5 स्टेप नीट में फिर से सवाल आने का चांस है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जिससे कि हम लोग ऑप्टेन करते हैं किसको, साइक्लोस्पोरिन को। और साइक्लोस्पोरिन क्या है, साइक्लोस्पोरिन एक तरह का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर इम्यूनोसप्रेशन के लिए, और उससे आपका ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में और ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से ही हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, इम्यूनिटी के 2 टाइप्स है, एक्वायर्ड और इननेट। एक्वायर्ड को हम लोग गेन करते हैं और इननेट बाय बर्थ प्रेजेंट होता है।
तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें बेटा, तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव क्या होता समझते हैं, और एक्टिव पैसिव के फिर दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है एक्टिव, तो कोई भी इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, किसी को भी इम्यूनिटी को हम लोग गेन कर रहे हैं, उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्टिवली या तो पैसिवली। आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव पढ़े थे ना, एक्टिव एंड पैसिव, तो लगभग उस तरह का ही कुछ है। तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब इसको हम लोग समझाने के लिए यूज करेंगे इस एरिया को, ध्यान दोगे आप। सपोज करो कोई इंसान है और इंसान के अंदर, सपोज करो इंसान पैदा हुआ और जब पैदा हुआ तो उसके बॉडी में कोई एंटीजन गया, अरे गया ना, और जैसे ही एंटीजन जाएगा बेटा तो ये एंटीजन क्या करेगा, इस बॉडी में बनाएगा क्या, एंटीबॉडी। तो एंटीजन गया और एंटीबॉडी बना, तो इसके में क्या है, बॉडी का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और जो बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव। तो एक्टिव क्यों हुआ, बिकॉज एंटीजन गया और एंटीबॉडी बना, कहां पर, बॉडी के अंदर, और बॉडी का पार्टिसिपेशन हुआ। तो जब बॉडी का पार्टिसिपेशन हुआ सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव। अरे क्लियर है। नाउ एक्टिव के दो टाइप्स होते हैं, पहला है नेचुरल एक्टिव और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव। तो नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव समझते हैं। सपोज करो जब तुम पैदा हुए, तो तुम तो पैदा हुए और अभी तुम जिस एज में हो, तो अभी तक तुमको ना जाने कितने बार इन्फेक्शन हुआ एज में हो, तो लाइफ टाइम में ना जाने कितने बार आपको इन्फेक्शन हुआ, कितने बार आपके अंदर पैथोजेंस गए। तो जब आपके पैथोजेंस अंदर गए तो क्या आप हर बार बीमार हुए, नो, हर बार बीमार नहीं हुए। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर हम लोग का बॉडी एक्टिवली जो भी नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन का मतलब नेचर में जो भी इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव। तो नेचुरल एक्टिव मतलब नेचुरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और नेचुरल इन्फेक्शन लाइफ टाइम में जो आया ये आपकी बॉडी में गया, और जब बॉडी में गया तो बॉडी एंटीबॉडी बनाया, और एंटीबॉडी जब बना तो एंटीजन को आप मार डाले। अरे क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव। तो ये अपने को समझ में आया कि हम लोग जब रोड पे निकले, रोड पे घूमने निकले, कुछ खाए, गंदा खाना पानी खाए, तो बॉडी में पैथोजेंस गया, और जब पैथोजेंस गया तो एंटीबॉडी बना। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव। सेकंड है आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब, हम लोग सपोज करो कि आप पैदा हुए और आपके पैदा होने के बाद आपको आपके पेरेंट्स हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिलवाए या पोलियो का वैक्सीन दिलवाए। तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में हम लोग क्या लेते हैं, वो वैक्सीन जो होता है ना, वो वैक्सीन में एक्चुअली में वो पैथोजन होता है, वो पैथोजन खुद होता है। तो देखो नेचुरली तुम सांस हवा के थ्रू, खाने के थ्रू लिए और एंटीबॉडी बनाए, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव। बट सपोज करो कि तुमको सुई देके या पोलियो का ड्रॉप पिला के तुम्हारे बॉडी में वैक्सीन डाला गया, और वैक्सीन क्या है एक्चुअली में, अब बोलोगे सर एक्चुअली में पैथोजन है तो बीमारी हो जाएगा, तो वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ तब तो मजा आएगा, एक्साइटमेंट बना के रखो, सब कुछ बता देंगे कैसे आएगा मजा। तो आपके बॉडी में जानबूझ के हम लोग हेपेटाइटिस बी का वायरस इंजेक्ट कर देते हैं, सुई दे देते हैं उसका, या पोलियो वैक्सीन का ड्रॉप लाता है, और पोलियो वैक्सीन में खुद पोलियो का वायरस होता है, और अब वो वायरस गया, वो बैक्टीरिया गया आपकी बॉडी में जिसका वैक्सीन दिए, और जब वो बॉडी में गया तो वो आपके बॉडी में रेजिस्टेंस बनाया, इम्यूनिटी बनाया, एंड दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। ऐसा कैसे बनाया वो अपन आगे देखेंगे। तो अब ध्यान रख लेना कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी, तो वैसा रेजिस्टेंस या वैसा इम्यूनिटी जो इंड्यूस हुआ किससे, वैक्सीन से। क्यों भाई, बिकॉज वैक्सीन में क्या है, वैक्सीन में आपका क्या है, वैक्सीन में ही आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब पैथोजन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन के अंदर ही पैथोजन प्रेजेंट है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप खुद उसी ऑर्गेनिज्म को डाल दो जिससे बीमारी होता है, और उसकी वजह से आप बच जा रहे हो, कैसे बचते हैं देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। जस्ट स्टूडेंट वाच ना। देखो बेटा, दूसरे टाइप का है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव में आपके बॉडी का पार्टिसिपेशन हुआ, पैसिव में आपका बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पैसिव का मतलब जहां पर आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली दे दिया जा रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में आपको डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो इट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव का भी दो टाइप है, तो पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब आपको क्या बताया था, करो ये बताया था कि देखो ये जो बच्चा है, सपोज कोई यूट्रस है और यूट्रस के अंदर ये बच्चा है, तो जो बच्चा होता है ना बेटा, ये बच्चा मदर के, बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फीटस। तो जो फीटस है आपका, ये फीटस मदर के बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो ये प्लेसेंटा है, ये क्या बेटा आपका प्लेसेंटा है, आपका नहीं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज का प्लेसेंटा है। तो ये प्लेसेंटा से ये बच्चा कनेक्टेड है,
वाया दिस कॉर्ड, एंड कॉर्ड का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लेसेंटा से बच्चा कनेक्टेड है, तो होता क्या है, इस प्लेसेंटा के थ्रू इस बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, CO2 बाहर निकलता है, एक्सक्रीटिव सब्सटेंस बाहर निकलता है। तो बेसिकली ये प्लेसेंटा जो है ना, ये इस बच्चे को मदर के रेस्ट ऑफ बॉडी से, मदर का सब रेस्ट ऑफ बॉडी ऊपर है, उससे कनेक्ट कर रहा है। तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू, याद करो क्या पढ़ा था हम लोग लास्ट क्लास में, एक एंटीबॉडी पास करके आया था, क्या नाम क्या, IgG, अरे याद आ रहा है? तो IgG पास करेगा किसको, प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को पास करके इस फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो पढ़ो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, IgG फ्रॉम मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को पास करके IgG आएगा। तो ये क्या है, नेचुरल पैसिव, नेचुरली आ रहा है। नेचुरली जब बच्चा अपने मदर के यूट्रस में है, तो नेचुरली इस बच्चे को अपनी माँ से IgG मिल जाता है। अब सपोज करो बच्चा बड़ा होकर पैदा हुआ, 9 मंथ पूरा हो गया, और जब पैदा हुआ, जैसे ये पैदा होगा तो मदर, अब जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी, जब मदर बच्चे को दूध पिलाएगी, तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, क्या बोलते हैं उसको बताओ? आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कोलेस्ट्रम का हिंदी बताने के लिए आंसर में। तो बच्चे की मदर जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस करेगी जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम येलो कलर का होता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ में इनफ है। और साथ साथ क्या है, इसमें सारे के सारे एंटीबॉडीज, सारे के सारे इम्यूनोग्लोबिन भी होते हैं। और इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, IG, ये याद आ रहा है? सब के सब होते हैं, बट IG सबसे ज्यादा होता है। बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रम से IgA बच्चे को मिला। तो कोलेस्ट्रम से सिर्फ IgA ही नहीं मिलता है, सब मिलता है, बट सबसे ज्यादा कौन सा, IgA। इन्फेंट को मिला ना, ओके। तो ये फीटस और इन्फेंट, और अंतर समझ में आ रहा है? फीटस मतलब इंट्रस के अंदर जो बच्चे को फीटस बोलते हैं, और जो बच्चा पैदा हुआ इन्फेंट है, वो नया नया जो बच्चा है, जन्मौती बच्चा, इसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल पैसिव। तो नेचुरल पैसिव में हम लोग दो पढ़े। पहला क्या पढ़े बेटा, प्लेसेंटा से पास करके IgG गया, और कोलेस्ट्रम से IgA मिला, किसको, बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। नो, दूसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा है, आर्टिफिशियल पैसिव। तो एक तो आपको नेचुरली मिल गया, नेचुरली का मतलब बच्चा दूध पिया और बच्चा जब ग्रो किया तो उसको नेचुरली मिल गया। बट दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल पैसिव का मतलब समझ सकते हैं ऐसे कि सपोज करो किसी इंसान को सांप काट लिया। जब किसी ने सांप काटा तो सांप का जहर इसके बॉडी में गया, तो सांप के जहर को हम लोग बोलते हैं वेनम। वेनम का मतलब कोई भी टॉक्सिन, जहरीला कोई टॉक्सिन सब्सटेंस। ठीक है, तो जब किसी को सांप काटा तो इसके अंदर वेनम गया, तो ये आपके पास हॉस्पिटल में आएगा, तो क्या आप उसको बोलोगे कि सांप पकड़ के लाओ? नहीं ना। आप बोलोगे कि फोटो दिखाओ? नहीं। तो आप लोग इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे। लाइक सपोज को सांप नहीं काटा, कुछ अजीब सा इंसेक्ट काटा अंधेरे में, उसको पता नहीं चला, तो इंसान का जान इंपॉर्टेंट है ना जी, कि तुम्हारे वो दवा का खर्चा इंपॉर्टेंट है, जान इंपॉर्टेंट है। तो तुम उसको तुरंत क्या करोगे, तुम उसको तुरंत दोगे क्या, एंटी स्नेक वेनम। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर ये हम लोग जब वैक्सीनेशन करते हैं तो उसमें भी तो हम लोग टॉक्सिन सब्सटेंस या पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हम लोग आदमी को छोड़ देते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। बट क्या तुम बोलोगे उसको कि सांप काटा है तो सांप के खिलाफ तुम्हारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा? नहीं। सपोज एंटीबॉडी नहीं बना तो आदमी तो साफ हो जाएगा। अरे साफ हो जाएगा ना, तुम फालतू का पिट जाओगे फिर, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है ना। तो स्नेक काटा तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि स्नेक तुम्हारे बॉडी में गया और स्नेक वेनम है और तुम्हारे बॉडी में एंटी वेनम बन जाएगा, आराम से जाओ घर जाके सो जाओ, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि वेनम बहुत टॉक्सिक है। बॉडी में जब तक एंटीबॉडी बनेगा भी, नो डाउट एंटीबॉडी बन सकता है, पर एंटीबॉडी बनने में टाइम लगा समझ करो। और ये वेनम तुम्हारे बॉडी में स्ट्रांग पड़ गया, तुम्हारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से ज्यादा, ये तुमको साफ कर देगा। तो अपन को वेट नहीं करना है, तो अपन को क्या देना है, एंटी स्नेक वेनम चढ़ाना है। तो एंटी स्नेक वेनम हम लोग बहुत सारे सांप को लेते हैं, बनाते हैं जाके दिल्ली मुंबई में, और बहुत सारे सांप के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको हम लोग एक एनिमल में कटवाते हैं, और एनिमल्स में कटवा दिए। अब इस एनिमल में क्या होगा, इस एनिमल के अंदर उस वेनम के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा ना, उस वेनम के खिलाफ एंटीबॉडी मतलब एंटी वेनम बनेगा। तो देखो वो जानवर मर रहा है, जानवर की बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, तो जानवर मर भी रहा है, या जानवर सपोज करो उस वेनम को बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी में कुछ बना के दे रहा है। और क्या बना रहा है वो बना के दे रहा है एंटी स्नेक वेनम को।
तो इस एंटी स्नेक वेनम को हम लोग इस जानवर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस जानवर को हम लोग सुई दिए, किसका, सांप को कटवा दिए इससे। सांप का जो वेनम है उस सांप के वेनम को इंट्रोड्यूस किया एनिमल्स में, और उस एनिमल के अंदर क्या बना, एंटी स्नेक वेनम। और उस एंटी स्नेक वेनम को हम लोग एक्सट्रैक्ट किए और उसको हम लोग सीसी के अंदर, वो छोटे छोटे बोतल्स के अंदर भर भर के हॉस्पिटल्स में भेजे। और जब कोई सांप काटेगा तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग तुरंत क्या देंगे, एंटी स्नेक वेनम। एंटी मतलब सांप के जहर का, वेनम का काट, तो वेनम का एंटीडॉट एक तरह समझ सकते हो। तो जो सांप काटा होगा उसके जहर को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा, अरे कर देगा ना। चलिए सेकंड एग्जांपल है एंटी टेटनस सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंट्रोवर्शियल। आई नो कि इंडिया के मैक्सिमम टीचर गलत पढ़ाते हैं इसको, बहुत को पता ही नहीं है। तो देखो बेटा, टेटनस की बात करें, आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, हमको लगता है कि सारे लोग कभी न कभी लाइफ में टेटवैक जरूर लिए होंगे। हर लोग, ऐसा रेयर कोई होगा जो टेटवैक नहीं लिया हो जो वीडियो सुन रहा हूँ। टेटवैक सुने होंगे, टेटवैक यहाँ पर हम लोग लेते हैं ना डेल्टॉइड मसल के पास, ठीक है। तो टेटवैक क्या है, टेटवैक एंटीजन है कि एंटीबॉडी है, बताओ। टेटवैक क्या है, एंटीजन की एंटीबॉडी। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, जान लो कि टेटवैक जो है ना बेटा, ये टेटवैक आपका एंटीजन है। तो जब हम लोग टेटवैक लेते हैं, ऐसा समझ सकते हो, आपको ईयर याद नहीं करना है। लाइक जब पढ़ोगे, जब एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि इतने साल से पहले अगर आप टेटवैक लिए हो तो आपको ये लेना है, वो लेना है, चोट जब गहरा है तो ये लेना है। उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, उतना आप याद भी नहीं कर पाओगे, नीट यूजी लेवल के लिए उतना नहीं है। तो अपन को देखना है सिंपल फॉर्म में, समझते हैं इसको। देखो होता क्या है कि सपोज करो कि ये कोई इंसान है और इस इंसान को चोट लगा, ये इंसान रोड से गिरा, पैर घसा है, पैर छिल गया। तो आपको क्या बताया था, टेटनस का कॉन्सेप्ट याद होगा, बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है, जाकर नोट्स वीडियो को देखोगे, लेक्चर नंबर 3 टेटनस। तो टेटनस होता है एक बैक्टीरिया से, इसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। और क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बेसिकली जमीन पे, सॉइल पे या आयरन पे या किसी भी गंदे सामान पे गिरा हुआ होता है। तो आपको पहले क्लास में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जंग लगे लोहे से कोई रिलेशन नहीं है टेटनस का। ये माइंड से निकालो। ये इंडिया के बेवकूफ लोग जो बोलते हैं कि जंग लगा हुआ लोहा से कट गया या जंग लगा हुआ कांटे घुस गया तो टेटनस हो जाएगा और सुई ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जंग लगा हुआ आपका कील है तो टेटनस होगा। टेटनस आपको एक नॉर्मल जो नया नया लोहा उससे भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियल है। तो अगर क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई का स्पोर कहीं पे भी गया हुआ है, जमीन हो, वो साफ फर्श ही क्यों ना हो, वो गंदा लोहा ही क्यों ना हो, साफ लोहा ही क्यों ना हो, कहीं पे भी अगर क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई का स्पोर गिरा हुआ होगा ना बेटा, तो आपके ओपन वाउंड में, सपोज पूरा घाव है, वो घाव खुला हुआ है, एक्सपोज है एटमोस्फेयर पे, तो वो स्पोर अगर उस घाव में गिर जाएगा ना तो आपकी बॉडी में चला गया, तो आपकी बॉडी में गया, ब्लड में गया, तो जाके वो आपको टेटनस कर देगा। ठीक है। तो टेटनस को हम क्या बोलते हैं, टेटनस को हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ, याद आ रहा है, लॉक जॉ। इसको हम बोलते हैं 8th डिजीज। तो 8 दिन तक सिम्टम्स आ जाते हैं इसके, 8th डिजीज लॉक जॉ सिम्टम। तो आपका जो जॉ है, जबड़ा, वो टाइट हो जाता है, ये खुल नहीं पाता है आदमी का। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सपोज करो आप रोड पे गिरे और आपका जो घाव है वो फ्रेश है। अब विदिन 6 आवर, 6 घंटे से, आपको टाइम में याद नहीं रखना है और मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा भी नहीं, आपको हल्का सा चोट लगा सपोज करो, ठीक है। तो सिर्फ आपका मान लो पैर छिलाया और आपने लाइफ में पिछले 5 सालों में कभी न कभी टेटवैक लिया था। टेटवैक एक वैक्सीन होता है जिसमें एंटीजन होता है, पता है आपको ना, देखना पड़ेगा हम लोग का वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में हम लोग एंटीजन डालते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। देख रहे हो ना, एक्टिव वो था जिसमें एंटीजन डाले तो एंटीबॉडी बना, एक्टिव इम्यूनिटी वो था जिसमें एंटीजन डाले तो एंटीबॉडी बना। और वैक्सीनेशन किसका एग्जांपल है, एक्टिव इम्यूनिटी का। कोई दिक्कत? तो क्या बोले, सपोज करो उस इंसान को हल्का सा चोट लगा और वो पैर छिला गया और वो जमीन पे गिरा, तो हो सकता है कि टेटनाई का स्पोर उसके पैर में घुस है। तो रिस्क नहीं लेना है ना, क्योंकि टेटनस अगर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस पेशेंट से पूछेंगे कि लास्ट आप 5 साल पहले वैक्सीन लिए थे क्या टेटनस का, तो वो बोलेगा हाँ या नहीं। तो अगर सपोज करो वो बोला कि हाँ लिए थे, और देखिए आपका कि घाव सुपरफिशियल है, घाव हल्का फुल्का है और हल्का सा छिला है और 6 घंटे के अंदर ही आपके यहाँ आ गया है, तो आप क्या करोगे, उसको आप बीटाडिन से साफ कर दोगे घाव को, बीटाडिन से लिए
उसको साफ कर दिए डिटॉल वगैरह जो भी सेवलॉन आपके पास है, और हम लोग सिर्फ उस पेशेंट को क्या देंगे, उस पेशेंट को सिर्फ देंगे क्या, टेटवैक, सिर्फ टेटवैक देंगे। ठीक है, टेटवैक क्या बेटा, टेटवैक एंटीजन है, और बोलेंगे जाओ हल्का फुल्का चोट है। इन द केस अगर टेटनी घुस भी गया होगा, एक दो स्पोर घुस गया होगा, अच्छा बात, चोट अगर हल्का है, सिर्फ आपका पैर छिलाया है, और सपोज करो आपका पैर फट गया है, पूरा रोड एक्सीडेंट हुआ भयंकर, आप गिर गए एकदम और पैर फट गया और पूरा मांस वांस निकल गया, तो बताओ किस में चांस ज्यादा इन्फेक्शन का, सिर्फ छिलने में या फटने में? ऑब्वियसली फटने में। तो जब आपका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा, जब ज्यादा आपका बॉडी खुलेगा, तो कॉन्टामिनेशन या इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है ना। तो सिर्फ उसका पैर जब छिला है, मतलब कहने का कि जब इंजरी छोटा मोटा होता है ना बेटा, और वो लास्ट 5 साल में एक बार सुई लिए होता है, तो सिर्फ हम लोग टेटवैक देके उसको विदा कर देते हैं और घाव को साफ कर देते हैं और पट्टी उट्टी लगा देते हैं। टेटवैक क्या एंटीजन है, तो जैसे तुम टेटवैक दिए तो टेटवैक तो दोगे ना बेटा, तो ये टेटवैक जाएगा और एंटीजन से एंटीबॉडी बनेगा, और जो एंटीबॉडी बनेगा, ये एंटीबॉडी अगर बाय द चांस टेटनाई का स्पोर घुस गया होगा, तो ये टेटनाई के स्पोर को खलास कर देगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आर्टिफिशियल एक्टिव का। मतलब टेटवैक देना वैक्सीन देने के बराबर है, और वैक्सीन देना किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल आर्टिफिशियल एक्टिव का। बट सपोज करो कि चोट काफी ज्यादा है, सपोज करो चोट काफी सीवियर है, काफी तेज फटा है, और वो इंसान लास्ट 5 साल में वैक्सीन नहीं लिया है, गहरा जख्म है, जख्म गहरा है, चांसेस ज्यादा है, तो उस केस में क्या तुम सिर्फ एंटीजन देके छोड़ोगे क्या? नो, सिर्फ एंटीजन देके नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो एंटीजन जाएगा, एंटीबॉडी ब्लड में बनेगा, तो एंटीजन जाता है और एंटीबॉडी बनता है, तो इसमें कुछ टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है एंटीजन तुम ठोके और तुरंत एंटीबॉडी बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस एंटीबॉडी के बनने से पहले हो सकता है कि उस खुले हुए घाव से इतना चला जाए टेटनस का बैक्टीरिया, इसको टेटनस हो जाए और एंटीबॉडी लेट से बने, तो बेकार है फिर। तो उस केस में हम लोग वेट नहीं करते हैं, और उसके हम लोग क्या देते हैं, उसमें हम लोग देते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, एंड दैट रेडीमेड एंटीबॉडी इज कॉल्ड सीरम। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पर एंटी टेटनस सीरम। अरे समझ में आया? यस। तो समझ में क्या आया कि जब चोट हल्का है तो एंटीजन देंगे, और जब चोट सीवियर है, और जब हम लोग को, और सीवियर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड इन द डेडलीस्ट माइक्रोब, अगर कोई डेडलीस्ट का मतलब काफी खतरनाक माइक्रोब है, तो डेडलीस्ट माइक्रोब लाइक टेटनस, तो जब चोट काफी ज्यादा गहरा है तो उसमें हम लोग वेट नहीं करते हैं, और उसमें हम लोग दे देते हैं क्या, प्री फॉर्म, पहले से बना हुआ एंटीबॉडीज, डायरेक्ट हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका नाम क्या बताओ, एंटी टेटनस सीरम, ATS। तो हम लोग एंटी टेटनस सीरम देंगे तो बॉडी बच गया ना, तो उसकी बॉडी में हम लोग डायरेक्टली एंटीबॉडी दिए, और जब एंटीबॉडी डायरेक्टली दिए तो उसके बॉडी के अंदर अगर टेटनाई का बैक्टीरिया गया भी होगा उसको मार देगा। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ लोग के डाउट आया होगा कि सर हम लोग हर इंसान को डायरेक्टली सीरम क्यों नहीं दे देते हैं, हम लोग क्यों किसी वैक्सीन दिए? तो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है बेटा, कि सीरम बनाना महंगा है, सस्ता नहीं होता है, ठीक है, बहुत महंगा है। क्योंकि सीरम बनाने के लिए क्या किया, जस्ट बताया ना, जानवर के ऊपर उसको डाले, वहां से एक्सट्रैक्ट किए, तो जानवर की तो लाइफ है यार, जानवर भी तो मरते होंगे। चूहा को तुम वैक्सीन दे रहे हो, ठूस रहे हो, और उससे एंटीबॉडी बना के निकाल रहे हो, तो पहला बात तो सीरम महंगा है। और दूसरा बात क्या है, तुम एंटीबॉडी मान लो बॉडी में ठोक दिए, तो एंटीबॉडी ज्यादा टाइम लास्ट करेगा क्या? नो, एंटीबॉडी ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तक लास्ट करेगा, एंटीबॉडी भी तो फाइनली कुछ दिनों तक इफेक्टिव रहेगा, तो एंटीबॉडी भी कुछ दिन तक इफेक्टिव रहेगा। तो क्यों हम लोग इतना पैसा खर्च करके वो काम करें जिसमें इफेक्टिवनेस लाइफ टाइम नहीं? हाँ, ऐसा होता ना कि एक बार तुम बचपन में ठोक दिए टेटनस का सीरम, तो लाइफ टाइम तक तुम कटो छटो फटो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको टेटनस नहीं होगा, तो ठीक है हम लोग सीरम दे देते, सरकार दे देती, बट ऐसा नहीं होता बेटा। सीरम महंगा भी है और लाइफ टाइम तक इफेक्टिव नहीं है। हाँ, अभी इसको चोट लगा है, घाव में घुसा बैक्टीरिया, तो अप टू दैट टाइम ये काफी इफेक्टिव है, नो डाउट काफी इफेक्टिव है, उस इंसान का जान बच जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपके ये लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है बेटा, तो एंटी रेबीज सीरम, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आंसर देना। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि सपोज करो किसी इंसान को हल्का सा चोट लगा, हल्का सा छिलाया है, और वो लास्ट 5 साल में वैक्सीन लिया है और वो 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ गया है, तो क्या दोगे? आंसर दोगे सिर्फ और सिर्फ एक डोज देंगे, क्या? टेटवैक का। ठीक है बेटा, टेटवैक देंगे। टेटवैक को हम लोग जनरली बोलते हैं, ये भी जान लो कहीं इस नाम से आ गया तो टेटवैक का मतलब टेटनस टॉक्साइड। ठीक है, तो टेटवैक को हम लोग टेटनस टॉक्साइड बोलते हैं, ध्यान रख लोगे। ठीक है, 10 रुपए में आता, देखते ही होगे, तो उसको हम लोग लेते हैं और यहाँ पे देते हैं, बहुत लोग लिए होंगे,
और एंटी टिटनस सीरम क्या है, जब चोट ज्यादा है तो सीरम देंगे। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया एंटी रेबीज सीरम, याद आ रहा है रेबीज हम लोग पढ़े, जो बच्चे रेबीज नहीं पढ़े होंगे वायरल डिजीज लेक्चर नंबर 4 में जाके पढ़ोगे रेबीज। तो रेबीज होता है रेबीज वायरस से कुत्ता बिल्ली गाय भैंस काट ले आपको, ठीक है, तो उनके काटने से रेबीज होता है। और रेबीज जो होगा बेटा, तो रेबीज में क्या पता है आपको, देखो रेबीज में भी सेम सेम वही टाइप बात है। अगर सपोज करो सिर्फ हल्का सा, अगर सिर्फ कैट या डॉग मान लो काटा और सिर्फ आप पे स्क्रैच लगाया और वो चला गया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देंगे, वैक्सीन देंगे। वैक्सीन याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या बोलते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन। शेड्यूल किसी को याद है, शेड्यूल याद करो, जाके लेक्चर देखना। तो शेड्यूल होता है 0, 3, 7, 14, 28, मतलब पहला सुई, 0 मतलब पहला दिन जिस दिन काटा कुत्ता, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन और 28वां दिन। तो 5 हम लोग सुई देंगे। अच्छा ये सुई क्या दे रहे हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन दे रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एंटी रेबीज वैक्सीन। और वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एंटीजन होता है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेबीज के वायरस को ही बॉडी में दे रहे हैं। अच्छा तुम बोलोगे सर रेबीज वायरस दे रहे हैं तो रेबीज हो जाएगा, तो अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखो। तो रेबीज का वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब रेबीज के वायरस को हम लोग उसकी बॉडी में दे रहे हैं। 5 सुई देंगे और ये 5 सुई बॉडी में जाएगा, और ये बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा बेटा बताओ, ये वैक्सीन है तो बॉडी में क्या बना देगा, एंटीबॉडी। अरे समझ में आ रहा है, और जब एंटीबॉडी बनेगा तो मर जाएगा। तो ये कब करना है, जब काटा हल्का है, सिर्फ न छोड़ दिया सपोज करो, और मान लो आया और जीभ से चाट वाट दिया सिर्फ और न छोड़ के चला गया कुत्ता, तो अपने को सिर्फ वैक्सीन देना है। बट सपोज करो कुत्ता तेज काटा, जब तेज काटा तो वो इतना काटा कि मांस का टुकड़ा निकाल दिया, आपके थाई पे काटा, जांग पे, और पूरा एक टुकड़ा निकाल दिया मांस काट के, तो काफी गहरा घाव हुआ। अरे हुआ ना। तो अब बताओ कि अब जब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंसान को कम काटा और एक इंसान को अब ज्यादा काटा, इतना काटा कि खून बह गया और यहाँ पे थोड़ा गड्ढा बन गया, तो यहाँ पे इसके मांस को भी घिंच के काट लिया, तो क्या सिर्फ एआरवी काम करेगा, नो। तो अब क्या चांसेस है, सपोज करो उस कुत्ता को सही में रेबीज होगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, हर कुत्ता बिल्ली काटने से रेबीज नहीं होता, बोले थे ना। तो उसी कुत्ता या बिल्ली या उसी गाय या उसी भैंस के काटने से तुमको रेबीज होगा जिसके अंदर रेबीज का वायरस हो। तो उस कुत्ता के अंदर सपोज करो रेबीज का वायरस है, अच्छा उसके अंदर रेबीज का वायरस कहाँ से आता है, वो जो इधर मुंह मारते रहता है जमीन में, कुछ भी खा रहा है पी रहा है, तो उससे रेबीज का वायरस उसके अंदर आता है, ठीक है। तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। और जब भी कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है, तो उसका आंसर पहले दे देते हैं, ठीक है, सो प्रॉब्लम ही नो। तो सपोज करो उस कुत्ता के अंदर रेबीज का वायरस है और वो तुमको काट लिया, और काटा इतना कि तेज काट लिया, बहुत ज्यादा गहरा जख्म हो गया, तो सिर्फ वैक्सीन से काम चलेगा क्या, नो। तो अब क्या है, अब ज्यादा काटा, ज्यादा सरफेस एरिया डैमेज हुआ, ज्यादा चांस क्या है वायरस के बॉडी में घुसने का, तो हम लोग वेट नहीं करेंगे और हम लोग उस इंसान को वैक्सीन के अलावा क्या देंगे, एंटी रेबीज, रेबीज के एंटी सीरम भी देंगे। तो जहाँ लिखा हुआ है एंटी रेबीज सीरम, और एंटी रेबीज सीरम हम लोग देंगे उसको। और एंटी रेबीज सीरम कहाँ देंगे, उस घाव के चारों तरफ भोंक भोंक के देंगे। सपोज करो यहाँ पैर में काट लिया है तो हम लोग घाव के चारों तरफ भोंक भोंक के देंगे, और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको हम लोग बटक में दे देते हैं, ठीक है, हिप मसल में दे देते हैं, ओके। तो एंटी रेबीज सीरम हम लोग देके निश्चिंत हो जाएंगे। क्यों दिए सीरम, बिकॉज बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया होगा या बॉडी के अंदर यहाँ पर टेटनस बैक्टीरिया घुस गया होगा, इस बॉडी के अंदर जाने से और एंटीबॉडी बनने में टाइम है। तो सपोज करो कि माइक्रोब्स पैथोजन ज्यादा चला गया और उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग एंटीबॉडी बनने का वेट करें, उससे पहले ही वो बॉडी में खराबी कर जाएगा। तो आपको पता है ना रेबीज 100% फेटल है, रेबीज से पक्का मौत है, अगर रेबीज हो गया ना तो मौत पक्का है। तो क्यों ना हम लोग सीरम देके बच जाएंगे, अरे समझ रहे हो ना, तो सीरम देके हम लोग बचेंगे ना जी। सीरम मान लो दे दिए और बच गया, और मान लो सीरम नहीं दिए तो ये चलो पैसा बचा लेते हैं। और दो ये अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने लगा है, पहले सिर्फ वैक्सीन था बट अभी डीएमसीएच में ही बात करेंगे तो रेबीज का सीरम मिलने लगा। इनफैक्ट मैं भी खुद लिया था आज से 6 महीना पहले, बिल्ली काट लिया था, ठीक है, तो जो बिल्ली काट लिया था तो एंटी रेबीज सीरम लिया था, तो बहुत फिट है। वेट नापते हैं आपका और वेट नाप के सीरम आपको देते हैं, उसी दिन देते हैं। वो सीरम बस एक बार देते हैं, जिस दिन काटता है उसी दिन, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 बार देते हैं। बहुत महंगा है, तो अगर आप इसी को मार्केट से खरीदोगे तो आपको 8-9 हज़ार रुपए का आएगा सीरम। जितना का मतलब वेट ज्यादा, अच्छा खासा वेट है मेरे टाइप, तो उसका जो सीरम खरीदोगे तो बहुत महंगा 10,000 तक का सीरम आएगा। बट सरकार इतना आपको एफोर्ड करवा रही है कि वो सीरम भी आपको फ्री में दिलवा रही है, ठीक है। तो वो सीरम बनाते हैं रेबीज का कहाँ पता है, घोड़ा के जानवर में। तो घोड़ा के अंदर हम लोग रेबीज का वायरस छोड़ देते हैं
और घोड़ा के अंदर, घोड़ा आपसे ज्यादा स्ट्रांग है ना जी, तो घोड़ा के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा और उस एंटीबॉडी को निकाल लेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग सीरम। तो सीरम का मतलब बना बनाया एंटीबॉडी, समझ में आ रहा है। तो इंसान के अंदर जो रेबीज का सीरम देते हैं उसको हम लोग घोड़ा में बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो लिखा हुआ है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो वर्ड समझते हैं। तो पहला वर्ड यहाँ पर वैक्सीन एंड यहाँ पर इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन का मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आप बॉडी में दे रहे हो। सब्सटेंस क्या लेते हैं हम लोग, सब्सटेंस हम लोग पैथोजन को ही लेते हैं, जिस चीज से पता है बीमारी होता है उसी को हम लोग वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं। बट क्या उसको ऐसे ही यूज कर लेंगे, नो, उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो मारेंगे या तो अधमरा करेंगे। अधमरा का मतलब कमजोर कर देंगे। तो मारते क्यों है और अधमरा क्यों करते हैं, समझ करो ना, उसको तो मारोगे और ना तो उसको अधमरा करोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, वो एक्चुअली में बीमारी कर देगा। इसीलिए तुम मान लो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिए और तुम हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन का जो वायरस है उसको तुम कमजोर नहीं किए या तुम उसको नहीं मारे तो एक्चुअली में तुम हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो उस मैक्रोब्स को, उस पैथोजन को हम लोग या तो इनएक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट का मतलब किल कर देंगे, या तो उसको इनएक्टिवेट कर देंगे या तो उसको हम लोग वीक कर देंगे। वीक करने का मतलब उसको कर देंगे एटीन्यूएटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड से नीट में क्वेश्चन आएगा। एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएट का मतलब, एटीन्यूएट का मतलब डिक्रीज्ड पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब किसी भी पैथोजन को बीमार करने का प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, किसी भी पैथोजन का बीमारी करने का कैपेसिटी। तो अगर किसी भी पैथोजन का बीमारी करने का कैपेसिटी को तुम घटा देते हो, घटा कैसे दिए हम लोग, कमजोर कर दिए, इसको वीकेंड कर दिए, अधमरा कर दिए, so that is called attenuation और that pathogen called attenuated pathogen। कोई दिक्कत, तो या तो उस पैथोजन को तुम मार दोगे या तो तुम उस पैथोजन को कमजोर कर दोगे, या तुम यूज करोगे क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, या तुम यूज करोगे एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन, या तुम उस पैथोजन का एंटीजन प्रोटीन यूज करोगे। अरे क्लियर है। जैसे कि सपोज करो ये एक पैथोजन है, सपोज करो एक पैथोजन है, ठीक है। तो इस पैथोजन को तीन तरीके से यूज कर सकते हो, या तो तुम इसको पूरा मार दो, या तुम इसको सिर्फ अधमरा कर दो, या तुम इस पैथोजन के अंदर खोजो। अच्छा ये पैथोजन है, सपोज करो पैथोजन का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। अच्छा ऐसे मान लो, सपोज पैथोजन का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो तुम क्या करोगे, हेपेटाइटिस बी वायरस को मारने या कमजोर करने के अलावा तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम लोग इस पैथोजन के अंदर उस प्रोटीन को खोजेंगे, उस, अच्छा याद करो पहले कैसे बोले थे, उस चीज को खोजेंगे, इसको एंटीजन को। एंटीजन का नेचर क्या था, पहले कैसे बोले थे, प्रोटीन, याद आ रहा है। एंटीजन का नेचर होता है प्रोटीन, प्रोटीनस नेचर का होता है। तो हम लोग उस हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर से, इस वायरस के अंदर से वो एंटीजेनिक प्रोटीन खोजेंगे और उसको हम लोग यूज करेंगे। तो तीन चीज हम लोग यूज करते हैं मेनली, या तो किल्ड पैथोजन, या तो अधमरा किया हुआ मतलब वीकेंड या एटेन्यूएटेड, और या तो पैथोजन का एंटीजेनिक प्रोटीन। कोई दिक्कत, और इन तीनों को यूज करते हैं, और इन तीनों को या तो ड्रॉप के फॉर्म में, या तो सुई के फॉर्म में, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में, या तो माउथ में ड्रॉप के फॉर्म में हम लोग ओरली और इंजेक्टेबल फॉर्म में बॉडी में देते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो एक बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चा के अंदर तुम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिए। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन खुद हेपेटाइटिस वायरस है, खुद वो हेपेटाइटिस बी का वायरस है। तो जैसे ही ये हेपेटाइटिस बी का वायरस इस बच्चे के अंदर जाएगा ना, तो ये क्या करेगा बेटा, देखो ये बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर जाके पहला काम ये एंटीबॉडी तो बनाएगा। अरे एंटीबॉडी तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, पता ही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीजन जाएगा एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी तो बनाएगा लेकिन साथ साथ एक और काम करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जनरेट करेगा, ये बनाएगा मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल। तो ये बनाएगा मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल। तो ये मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल क्या है, मेमोरी बी और टी सेल का काम है कि सपोज करो तुम इस बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे दिए ना, बच्चा घर चला गया, जब जब उसको वैक्सीन लेना है वो ले लिया, उसका जो डोज होता है, ठीक है, डोज आपको याद नहीं करना है, ठीक है, पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में। तो अब बी और टी सेल उसकी बॉडी में कौन से मेमोरी वाले बन गए। तो लाइफ में सपोज करो इस बच्चा को, जब ये बच्चा बड़ा होगा, सपोज करो ये सैलून गया और रेजर से सेविंग करवाया, या सपोज करो ये गलत खून चढ़ा लिया या ड्रग्स लिया और इसके बॉडी में किसी भी तरह से हेपेटाइटिस बी का वायरस आ गया। तो ये जो मेमोरी बी और टी सेल है, ये जिंदगी में जब दूसरी बार कभी भी एक्चुअल पैथोजन इसके बॉडी में आएगा तो ये इसको पहचान लेगा।
तो ये जो बी और टी सेल ये क्या किया, रिकॉग्नाइज द पैथोजन, और जैसे ही पहचाना तो ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर मतलब लाइफ में जब नेक्स्ट टाइम उस पैथोजन का सामना करना पड़ा बॉडी को, तो ये काफी ज्यादा नंबर में क्या बना दिया बेटा बताओ, काफी ज्यादा स्पीड में बना दिया क्या, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बना के मार दिया किसको, उस पैथोजन को जो कि बीमारी करने आया था। याद आ रहा है, हम लोग ग्राफ पढ़े थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसे होता है, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामेनेस्टिक का मतलब स्मरणीय। बॉडी के अंदर मेमोरी बी और टी सेल्स होते हैं जो कि मेमोरी को रखते हैं, और उस मेमोरी की मदद से वो नेक्स्ट टाइम जब सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होता है उस पैथोजन का, तो नेक्स्ट टाइम काफी रैपिड, काफी इंटेंसिफाइड और काफी फास्ट रिस्पॉन्स वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। एंड एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स क्यों हुआ, बिकॉज दिस मेमोरी बी एंड मेमोरी टी सेल्स। अरे समझ में आया, और एंटीबॉडी बना के मार देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो होता है वो बेस्ट होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इस पे स्टार लगाना 5 स्टार, नीट में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है इस साल का। तो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम मतलब वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बेस्ट होता है इम्यून सिस्टम के मेमोरी पे। तो आपसे पूछेगा किस प्रॉपर्टी पे वैक्सीनेशन बेस्ट है, ऑप्शन बनेगा मेमोरी, IQ, ठीक है, और कुछ बकवास ऑप्शन रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा, मेमोरी। अरे कोई दिक्कत, तो वर्ड समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है, अंतर यही है कि वैक्सीन देना इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, वैक्सीन को बॉडी में देना इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, और वैक्सीन उस केमिकल का नाम है, उस चीज का नाम है जो हम लोग बॉडी में दे रहे हैं, या तो ड्रॉप में या तो सुई के फॉर्म में। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस का नाम है, और वैक्सीन उस चीज का नाम है। बट वैक्सीनेशन करके या वैक्सीन देके बॉडी में क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन आउटपुट है किसका, वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन करके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना। अरे समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब बॉडी अब क्या हो गया, इम्यूनाइज हो गया, बॉडी आपका उसके अंदर वो प्रतिरोध आ गया, वो पावर आ गया कि वो उस पैथोजन से लड़ सके। तो दैट इज इम्यूनाइजेशन। नाउ लास्ट 2 पॉइंट लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल है। फर्स्ट वैक्सीनेशन कौन किया था, पहले और वैक्सीनेशन वाला काम कौन किया था, एडवर्ड जेनर, याद रख लोगे, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि वैक्सीनेशन पहला किया था, किस बीमारी के लिए, स्मॉल पॉक्स, याद रख लोगे, और स्मॉल पॉक्स के लिए किया था। सो एडवर्ड जेनर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, मेमोरी बेस्ट। तो आपको याद रखना है फर्स्ट वैक्सीनेशन कौन किया था। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट वैक्सीन कौन बनाया था, वैक्सीनेशन करने का मतलब, तुम वैक्सीनेशन करने का मतलब वैक्सीन दे के उसकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। बट आपसे पूछेगा कि फर्स्ट वैक्सीन मतलब फर्स्ट ट्रू वैक्सीन कौन बनाया था, असली में पहला वैक्सीन कौन बनाया था। इसका आंसर है लुईस पास्चर, LOUIS, लुईस पास्चर। किस बीमारी के लिए बेटा, कॉलेरा। तो कॉलेरा के लिए पहला ट्रू वैक्सीन बना था। दोनों का आंसर अलग है। तो आपसे पूछेगा फर्स्ट वैक्सीनेशन कौन किया था, एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स के लिए। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट ट्रू वैक्सीन कौन बनाया था, लुईस पास्चर, इसीलिए कॉलेरा के लिए, ठीक है। चलो ओके बच्चों, तो हम लोग वैक्सीन के टाइप्स को देखेंगे। तो वैक्सीन को टाइप देखने से पहले एनसीईआरटी का 2 वर्ड डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी इम्यूनाइजेशन को कहता है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब बॉडी का जहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो। तो वैक्सीन तुम दोगे, और वैक्सीन क्या होता है, एंटीजन। तो एंटीजन दिए और एंटीबॉडी बना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और एंटीबॉडी बन क्या हुआ, बॉडी को इम्यूनिटी मिला ना, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया। और सेकंड है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव का मतलब जहां पे बॉडी आपको पार्टिसिपेट नहीं किया, आप रेडीमेड एंटीबॉडी दिए। तो रेडीमेड एंटीबॉडी आपको 3 बताया, क्या क्या, एंटी रेबीज सीरम, तो रेबीज के केस में ARS, एंटी टेटनस सीरम, टेटनस में टेटनस सीरम, और सांप काटने में, बिच्छा काटने में एंटी स्नेक वेनम, एंटी स्नेक। तो ये तीनों क्या हो गए, पैसिव इम्यूनाइजेशन। नाउ बात करें वैक्सीन की टाइप की बात करें, तो देखो बेटा वैक्सीन के टाइप्स होते हैं या तो लाइव वैक्सीन, या तो किल्ड, या तो टॉक्साइड, या तो रिकॉम्बिनेंट। 4 आपके लेवल पे काफी है। तो लाइव वैक्सीन की बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन जो होगा वो बेसिकली कुछ केसेस में नेचुरल होता है, और कुछ और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, एटेन्यूएटेड का मतलब वीकेंड, कमजोर किया हुआ। तो उस पैथोजन को तुम कमजोर कर दियो, आधे मरा कर दियो, इस तरह से, ठीक है। तो किस किस बीमारी में हम लोग लाइव वैक्सीन यूज करते हैं, किस किस बीमारी में हम लोग, अच्छा बीमारी दुनिया में बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत कोशिश करके उतना ही लिखे जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, इतने ही में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके।
तो किस बीमारी में हम लोग वीकेंड वैक्सीन या वीकेंड पैथोजेंस को एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को ध्यान रख लोगे। स्मॉल पॉक्स क्यों? बिकॉज आपको पता हो जाएगा स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो गया है, तो स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से हट चुका है। और याद करो क्या पता था, जैसे आप लिखे थे क्या, वैक्सीनेशन पहला किसके लिए होता है? स्मॉल पॉक्स के लिए। कौन किया था बताओ, जैसे हम लोग पढ़े। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है पूरी तरह से, और एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स के लिए पहला वैक्सीनेशन शुरू किया था। ठीक है, चलो अगला है रोटा वायरस। रोटा वायरस काफी रिसेंट आ सकता है, और रोटा वायरस का बताया था कि रोटा वायरस डायरिया कॉज करता है। किसमें? बच्चों में। तो बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया क्या है बेटा? रोटा वायरस। अगला है बीसीजी। तो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कामिड-ग्यूरिन, ये साइंटिस्ट का नाम है, बैसिलस कामिड-ग्यूरिन। और बीसीजी वैक्सीन किसके लिए देते हैं बेटा बताओ? बीसीजी देते हैं हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए। रोटा वायरस के लिए देते हैं हम लोग रोटा वायरस डिजीज के लिए। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है ना। अगला है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज पूछ सकता है आपको, तो कितना देते हैं हम लोग? 2 बूंद। तो 2 बूंद हम लोग देते हैं अंडर 5 ईयर्स, तो 5 साल से कम के बच्चे को हम लोग 2 बूंद का वैक्सीन देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल आपको इतना याद नहीं रखना है कि कब कब देते हैं, आपको बस ध्यान रख लेना है कि हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। ठीक है, और 2 बूंद ध्यान रख लोगे। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन दिए और हम लोग उस बच्चे को बोले कि अब जाओ। ठीक है, और घर घर भी हम लोग पोलियो, तो आप देखे होगे लाइक अभी तो आपको बताया भी था क्या कि पोलियो पे हम लोग काफी हद तक कंट्रोल कर लिए हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया में लास्ट केस कब मिला था? 2011 में। तो 2011 में बंगाल में लास्ट केस पोलियो का मिला है। उसके बाद अभी तक लास्ट 8-9 सालों में कोई केस हम लोग को पोलियो का नहीं मिला है। और 2014 में WHO इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। पोलियो फ्री, नॉट पोलियो एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इंडिया में कोशिश है कि कुछ सालों में इतना अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है। 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी को तुम देखते हो काफी लंबे टाइम से टीवी पे आ रहा है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। तो काफी हद तक हम लोग पोलियो को कंट्रोल कर लिए हैं, और आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो हो जाएगा वो भी पोलियो एलिमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पोलियो पाकिस्तान में अच्छा खासा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में पोलियो भी अभी है, बट इंडिया में पोलियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, चलो तो ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद देंगे। और आप देखे होंगे कि जो आशा वर्कर्स होती हैं, जो फीमेल्स होते होंगे कि आप कंधे में एक बॉक्स लेके आती हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीन कैरियर बॉक्स। ठीक है, तो उस वैक्सीन कैरियर बॉक्स में बर्फ रखा हुआ था, और बर्फ रख के हम लोग उस वैक्सीन को ठीक रखते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बर्फ क्यों रखते हैं? तो एक क्वेश्चन आप ध्यान रख लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में वैक्सीन को हम लोग रखते हैं, उसको हम लोग मशीन को क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन उसको बोलते हैं, जहाँ पे वैक्सीन को रखते हैं। कोल्ड चेन का मतलब बेसिकली वैक्सीन का वो कैरियर है जिसमें हम लोग वैक्सीन रखते हैं तब तक जब तक उसको हम लोग किसी को देना दे। तो आपको पूछेगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होता है? याद रखना 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। तो डिक्टो एक नीट में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, ये टॉपर्स ये इंडिया के 2 से 3% बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, 2 से 3% बच्चे ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि वैक्सीन का टेम्परेचर कितना रखना है? तो आंसर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और उसको हम बोलते हैं क्या? कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर लिया, वैक्सीन जहां बना, तो बनने से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने के बीच डिफरेंट जगह पे जाएगा, तो उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कोल्ड चेन मेथड से, और उसका टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। 1-2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि नॉर्मली कोल्ड चेन का टेम्परेचर क्या होता है, जगह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। चलो ना, अगला है लाइव वैक्सीन एग्जाम्पल MMR। MMR का फुल फॉर्म मीजल्स मम्स रूबेला। तो मीजल्स के लिए, मम्स के लिए, रूबेला के लिए हम लोग देते हैं क्या? MMR वैक्सीन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को समझ में आया, अपने को ये समझ में आया कि ये सपोज करो एक इंसान है, और एक इंसान के अंदर तुमने सपोज करो स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, BCG, OPV, MMR ये सब दिया, बाकी सबको सुई से देते हैं। ठीक है, OPV को बस बूंद मुंह में पिलाते हैं, बाकी सब सुई से देते हैं, स्मॉल पॉक्स वगैरह सुई से देते हैं। तो सपोज करो कि किसी इंसान के अंदर तुमने क्या दिया बेटा? तुमने दिया लाइव वैक्सीन। और लाइव वैक्सीन कैसा है? वो कमजोर किया हुआ है। तो जब वो कमजोर किया हुआ है ना, तो जब वो कमजोर किया हुआ है तो वो बॉडी में जाएगा, और जब बॉडी में वो जाएगा तो बॉडी में एंटीबॉडी बना देगा। मैं क्या बताया, लाइव वैक्सीन में पैथोजेंस को हम लोग एटेन्यूएट कर दिए, कमजोर कर दिए, वीक कर दिए, और उसको हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किए तो एंटीबॉडी बना, और एंटीबॉडी अब बॉडी में बनेगा, और साथ साथ जस्ट बताया कि मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स बनेगा, और वो आपके मेमोरी को रखेगा। और जब लाइफ में सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा उस पैथोजन का, तो वो उसको मार देगा। तो अपने को ये समझ में आया। अब बात करें किल्ड वैक्सीन की। तो किल्ड वैक्सीन में
जो पैथोजन होता है वो कैसा होता है, जिंदा या कमजोर, ना वो जिंदा ना वो कमजोर, कैसा होता है वो, मरा हुआ, इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड का मतलब पूरा इनएक्टिवेट कर दिया, मतलब उसको मार दिए। इस वैक्सीन में पैथोजेंस को हम लोग क्या जिंदा रखते हैं, अधमरा करते हैं, नो, ना जिंदा ना अधमरा, पूरी तरह से मार देते हैं। तो पूरी तरह से किल्ड कर देते हैं। किल्ड कर देने का मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल 2 याद रख लोगे आप लोग, 4 याद रख लोगे। पहला है पोलियो वैक्सीन। कौन सा पोलियो, आईपीवी। तो देखो बेटा, पोलियो वैक्सीन 2 तरह का होता है। पोलियो वैक्सीन 2 तरह का होता है, एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक होता है बेटा आपका इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन हम लोग 2 तरह से देते हैं, बूंद पिला के और इंजेक्शन देके। तो बूंद पिला के जो देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेविन। सेविन साइंटिस्ट का नाम है, 2 साइंटिस्ट थे, साक और सेविन। तो सेविन जो था वो ओरल पोलियो वैक्सीन खोजा था और साक जो था वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन खोजा था। ठीक है बेटा। तो साक पोलियो वैक्सीन इज कॉल्ड आईपीवी। अच्छा, आईपीवी में आई क्या है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। आईपीवी में आई क्या है, ऑप्शन में रहेगा इनएक्टिवेटेड, इनोकुलेटेड, इंजेक्टेबल, इम्प्लांटेबल। आंसर क्या जाएगा, इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल है आईपीवी में। तो इस पोलियो वैक्सीन को हम लोग सुई के फॉर्म में देते हैं और साइंटिस्ट का नाम क्या है, साक। अगला रेबीज। रेबीज को भी हम लोग किल्ड में देते हैं। अगला क्या है, टाइफाइड। अगला क्या है, निमोनिया। तो टाइफाइड और निमोनिया का वैक्सीन भी किल्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बोलोगे सर कि सर किल्ड जब कर दिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया तो आप मैं बना दे रहा हूँ कि अपने को ये समझ में आया कि लाइव वाले में हम लोग कमजोर किए, ठीक है, और हम लोग बॉडी में दिए। बट सर किल्ड में जब हम लोग पैथोजन को मार देंगे तो ये बॉडी में कैसे एज वैक्सीन काम करेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेगा देखते हैं। तो सपोज करो कि एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन लोग क्या किए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग हेपेटाइटिस का इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सपोज करो रेबीज का वैक्सीन लिए, ठीक है, रेबीज का वायरस लिए। और इस रेबीज वायरस को हम लोग हीट किए, चूल्हा पे गैस पे हीट किए, ठीक है, बर्नर पे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, रेबीज वायरस तो मर जाएगा। देखो यहाँ पर रेबीज वायरस मर गया, लेकिन रेबीज वायरस के अंदर सपोज करो रेबीज वायरस है और इस रेबीज वायरस के अंदर ये जो है, ये इस वायरस के अंदर जीनोम है, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेबीज काउज करने के लिए, एंटीजन। तो वायरस जब मर जाएगा तो ये एंटीजन निकल के कहाँ जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा ना। तो वायरस बेसिकली आपका बेटा मर गया है। बट वायरस मरने के बाद वायरस का सेल ब्रस्ट किया और जब सेल ब्रस्ट किया तो इसके अंदर जो बीमारी काउज करने वाला जो एंटीजन है वो वापस से इसी टेस्ट ट्यूब में रह गया और इसी टेस्ट ट्यूब के पानी को हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए रेबीज वैक्सीन। तो कहने का मतलब क्या है, वो रेबीज का वायरस मरा है बट रेबीज के अंदर रेबीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है वो अभी भी जिंदा है। अरे है ना जिंदा, ऐसा समझ सकते हो। जब हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जब चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। तो देखो हम लोग चाय पत्ती डाल दिए, तो बताओ क्या चाय पत्ती को हम लोग पीते हैं, नो, चाय पत्ती को पीते नहीं है। चाय पत्ती को डाले, अब दूध को गर्म किए, जब दूध को गर्म किए तो दूध अब दूध नहीं रहा, वो क्या बन गया, चाय। गेटिंग अ पॉइंट। तो दूध अब दूध नहीं रहा, वो चाय बन गया। तो चाय बन गया मतलब चाय पत्ती का जो एक्चुअल फ्लेवर या जो उसका टेक्सचर या जो सुगंध है, तो चाय पत्ती गर्म करने से चाय पत्ती के अंदर से निकला और दूध में गया। अब बताओ क्या वो चाय पत्ती तुम्हारे काम का है, नो। तो चाय पत्ती को हम लोग छन्ना से छान के फेंक दे रहे हैं। क्यों फेंक दे रहे हैं, बिकॉज अपना जो काम था, अपना काम क्या था कि चाय पत्ती के अंदर से कुछ ऐसा चीज निकले जो कि आपके दूध को दूध के चाय बना दे। गेटिंग अ पॉइंट। तो अब उस दूध के अंदर वो दूध नहीं रहा, वो अब चाय बन गया। क्यों, बिकॉज उस चाय पत्ती को जो तुम हीट किए, तो चाय पत्ती सपोज करो तुम्हारा पैथोजन है, तो जब तुम पैथोजन को हीट किए तो उस चाय पत्ती के अंदर से, मतलब उस पैथोजन के अंदर से कुछ ऐसा चीज निकला जो कि आपके उस मीडियम को, उसके मीडियम में वो चीज चला गया जो कि रिस्पॉन्सिबल था चाय पत्ती में चाय के कलर को लाने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल था रेबीज के अंदर रेबीज बीमारी फैलाने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल था पोलियो के अंदर पोलियो बीमारी फैलाने के लिए। अरे समझ में आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड किल। तो यहाँ पर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पैथोजन किल्ड है, बट किल्ड होने के बाद उसके बॉडी का कह सकते उसका जो आत्मा निकला, उसके अंदर का जो आत्मा निकला वो आपके काम आ गया। ओके। और हम लोग बनाए पोलियो वैक्सीन। पोलियो कौन सा, ओपीवी या आईपीवी, जल्दी बोलो, आईपीवी। रेबीज का वैक्सीन, टाइफाइड निमोनिया क्यों लिखे हैं, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पूछ सकता है। टाइफाइड के लिए वैक्सीन का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइफोरल। टाइफोरल वैक्सीन टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। चलो नो, अगला है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो किस किस वैक्सीन हम लोग टॉक्सॉइड यूज करते हैं, किस वैक्सीन का नेचर टॉक्सॉइड होता है। लाइव हो गया, किल्ड हो गया। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन एग्जांपल है टेटनस। तो टीटी मतलब टेटनस टॉक्सॉइड।
तो टॉक्सॉइड ध्यान रख लो, टेटनस। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, मतलब किस किस वैक्सीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे, अभी ध्यान रख लो। तो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड से वैक्सीन बनाते हैं। और हेपेटाइटिस बी इसका एग्जाम्पल है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ना बेटा, ये हेपेटाइटिस बी आपका एग्जाम्पल है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। और इसको हम लोग किस बनाते हैं, ईस्ट के अंदर। तो किसके अंदर बनाते हैं बताओ, ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट के अंदर हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाते हैं बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अपने को वैक्सीन के बारे में इतना ध्यान रखना है। और आपसे ये पूछ सकता है, देखो कि किसी भी बच्चे को, सपोज करो कोई बच्चा जन्म लिया, तो कोई न्यू बॉर्न को हम लोग क्या क्या देते हैं वैक्सीन में, बस एक लाइन ध्यान रख लोगे। तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग देते हैं, देखो बेटा, हेपेटाइटिस बी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। ध्यान रख लोगे, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन, ये दो वैक्सीन जो कि मस्ट है। ये दोनों आप बस ध्यान रख लो, बाकी भी कुछ देते हैं बट आपको उतना याद नहीं करना है। आपको बस ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस बी और ओपीवी दो ऐसा वैक्सीन है जो कि हम लोग न्यू बॉर्न को दे रहे हैं, ठीक है, बर्थ के टाइम में। ठीक है, बाकी विटामिन ए दे सकते हो, ठीक है, बीसीजी भी दे सकते हो, ठीक है।